स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज़ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में, जहां पर हम रोज़ अलग अलग रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं पूरे हफ्ते। और आज हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस की। आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है खुद को फाइनेंशियली प्लान करना, क्यों किसी रेजोल्यूशन के लिए ज़रूरत है उसकी नए साल में जाते हुए, ऐसा क्यों ज़रूरत है कि आप फाइनेंशियली भी खुद के लिए सोचें कि मैं अगले साल से अपनी बचत, अपनी कमाई, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेसिक चीज़ें तो ज़रूर करूँगा। बहुत सारे दर्शक जो CNBC आवाज़ को देखते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है, लेकिन पता नहीं कितने एग्जैक्टली करते होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल हेल्थ की भी तो बात आपसे कर लें। और अगर आवाज़ पर ये बात नहीं होगी तो और कहाँ होगी। इसीलिए इस खास सीरीज़ में आज आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की बात होगी। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमने दो बेहद ही तंदुरुस्त हर तरीके से हमारे खास मेहमानों को बुलाया। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो पूजा भिंडे मैडम हैं और साथ में हर्षवर्धन रुंगटा सर हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इनके उसमें नहीं जाता। देश के दो सबसे बड़े जाने माने फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, ये इनका सबसे बड़ा परिचय है। तो वेलकम बोथ ऑफ यू। आप रेगुलर आते हैं हमारे शोज़ पर, योर मनी में दर्शकों को सालों से इनफैक्ट सलाह दे रहे हैं, लेकिन आज थोड़ी सी अलग बातचीत करने जा रहे हैं आपसे। पहली बात, न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप दोनों कितना बिलीव करते हैं? फर्स्ट मैडम यू, आपसे शुरुआत करते हैं। Thank you so much, Vipin, and it's so good to have on this show. Have us on this show for the New Year resolution specially. And जैसे हम आज न्यू ईयर की बात करें, हम ऑलरेडी रेजोल्यूशंस की बात करें, मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। आप हेल्थ के लिए बनाते हैं, आपको वेल्थ के लिए भी बनाना चाहिए। भले ही हम उसको पूरे साल तक फॉलो ना करें, लेकिन एक रेजोल्यूशन होगा तो एक प्लान होगा, एक मेरे हिसाब से एक वे होगा जो मुझे पता है कि ये मुझे करना है, जो हमने नहीं किया है वो मुझे करना है। सो मेरे हिसाब से न्यू ईयर रेजोल्यूशन फाइनेंशियली होना चाहिए। चलिए, होना भी चाहिए और फाइनेंशियली भी होना चाहिए। हर्ष साहब? देखिए विपिन जी, मैं रेजोल्यूशंस बनाता ही नहीं। आई मीन फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि पता है कि हम इवेंचुअली जाके उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो माइट एज वेल यू हैव मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान्स कि हमें करना क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप उसे 1 जनवरी को इम्प्लीमेंट करें या 1 जून को करें, आई मीन दैट इज इमटेरियल। आई थिंक इट इज अ प्रोसेस जो आप इनफैक्ट आप जो बात कह रहे हैं, सो हमने, जैसा मैंने कहा कि हमने पूरी सीरीज की और उसमें हमने जब शायद आई थिंक मेंटल हेल्थ वाले शो में वो बात निकल कर आई थी कि नए साल पे रिजोल्यूशन क्यों लेना। नए साल पे ये तो आपके पास साल भर मौका होता है कि आप सोचें कि कुछ नया शुरू करें। तो वन ऑफ द गेस्ट सेज कि मौका तो होता है, लेकिन कई बार आपको एक हुक चाहिए होता है, तो शायद नया साल वो हुक बन जाए। हाँ, लेकिन आपके जैसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये लगता है हाँ हम कितना कर पाते हैं वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर साल में हर दिन कर पाएं या जब चाहें कर पाएं तो उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। अब उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल वो ये, और ये मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग, मान लीजिए मैं फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा लाइफ में? सो देखिए, नाउ कम टू द प्लानिंग साइड ऑफ इट। एक है कि आप जब पैसे से मैनेज, आप पैसे हैंडल कर रहे हैं, तो जब आप शुरुआत करते हैं खर्च करने की, अगर आपने कोई प्लान नहीं बना रखा तो आप कहीं भी खर्च करेंगे। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप कुछ भी काम करें, सब जगह बजटिंग होती है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, कितनी छोटी कंपनी हो। घर में आपके माँ बाप ने बजटिंग की है, तभी घर के खर्चे चलते हैं। सो आपको अपनी प्लानिंग फाइनेंशियली अगर आप पहले से शुरू करें, जितनी जल्द शुरू करें। हर एक इंसान की लाइफ स्टेज के बेसिस पे अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो कॉलेज स्टूडेंट को भी उनकी पॉकेट मनी की प्लानिंग करनी है कि मुझे बाहर फ्रेंड्स के साथ खाने में कितना खर्च लगना है, मूवीज़ में जाना है या और कोई खर्च करना है, तो आप अपनी पॉकेट मनी से प्लानिंग कर सकते हैं। इट्स द प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट नहीं करूंगा तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो आप कैसे अपना मैनेज करेंगे? आप पता चला कि सारे पैसे आए, शुरुआत में सब खर्चा कर दिए और फिर बाद में और कोई खर्चा वापस आ गया आपके ऊपर, तो कहाँ से उसको फिर हाउ विल यू प्रोवाइड फॉर इट? सो प्लानिंग नहीं करना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, जब तक चल गया तब तक ठीक है, लेकिन कहीं जाके आप एक बार अटकेंगे, उस समय से आपको शुरू करनी पड़ेगी। राइट। तो एक तो ये हो गया कि किसी भी दिन कहीं भी जाके अटक जाएंगे, फायदे क्या होंगे? ये तो है क्योंकि मेरा एक सेफगार्ड हो गया, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली प्लान्ड हूं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करना, और अगर मुझे पता है मैंने किया हुआ है, वो सबसे पहला एक बेनिफिट है कि चलो मेरा टेंशन खत्म है, क्योंकि मैंने अपने फ्यूचर के लिए, चाहे वो शॉर्ट मिड लॉन्ग, जैसे हर्ष भी कह रहे हैं, उसकी प्लानिंग करी हुई है। अब जैसे प्लानिंग नहीं करते हैं तो इट्स लाइक मैंने गाड़ी में मैं बैठी हूँ, मैंने गाड़ी शुरू की है, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ।
मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव हम सिर्फ एंजॉयमेंट पे जाते हैं, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमें वो जर्नी सेट करनी होती है। सो डेफिनेटली हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी अगर सेट है तो इसके फायदे एक तो ये है विपिन कि हम ना जो ऑफर्स आते हैं, लोन्स आते हैं, जैसे पर्सनल लोन्स, बैड लोन्स हम कहते हैं, या क्रेडिट कार्ड यूसेजेस हैं, वो सबसे थोड़ा दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी कंटिजेंसी की प्लानिंग की हुई है। सेकंड, जब हम प्लानिंग में इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं तो समझो कोई अचानक से हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, चलो मेरी इंश्योरेंस है, मेरे को टेंशन नहीं है, तो मुझे उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया दूसरा फायदा। तीसरा, जब हम इन्फ्लेशन या महंगाई की बात करते हैं, मेनी टाइम्स लोग शुरुआत कर लेते हैं, चलो SIP करनी है, व्हाटएवर, कभी स्टॉक्स में डाल दिया, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन जब वो गोल आता है तब समझ में आता है अरे इसका खर्चा तो इतना है और मैंने तो ये इतना किया, तो मेरा तो कितना बड़ा गैप हो गया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते तो ये गैप भी आपका कम होता है कि चलो मैंने ये सोच के प्लानिंग की थी, उसमें महंगाई भी ऐड कर ली थी, तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा और अब जाके मेरा खर्चा है तो वो मैच हो गया। तो ये 3-4 फायदे हैं। डेफिनेटली हम सब कमा क्यों रहे हैं जिंदगी जीने के आई लिए। थिंक ये सवाल मैंने इसलिए लेकर आया क्योंकि हम रेजोल्यूशन की बात करें, हम रेगुलर डे में बात कर रहे होते तो मैं आपसे अलग सवाल पूछता, लेकिन दर्शकों को अब यही समझने वाली बात है यहाँ पर, जैसा पूजा मैम ने बताया, हर्षवर्धन सर ने बताया कि नुकसान क्या आपको होने वाले। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली प्लान्ड नहीं हैं तो अचानक से कोई खर्चा आएगा, अचानक से कोई कंटिजेंसी आएगी, अचानक से कोई बीमारी आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? और वो क्या लेकर आएगा? मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा। वो क्या करेगा? मेंटल स्ट्रेस आपकी रेगुलर जो फिजिकल हेल्थ है उस पर एक स्ट्रेस डालेगा और कुल मिला के आपको एक स्पाइरल में छोड़ देगा। जो 2-3 दिन के आपने कार्यक्रम में बातें सुनी, आई थिंक ये भी उससे कनेक्टेड है। अगर आप प्लान नहीं है पैसे, और पैसे से बड़ा स्ट्रेस मुझे कुछ लगता नहीं कि कुछ होगा। अचानक से आपको कुछ काम आ जाए घर में और अगर आप प्लान्ड नहीं है पैसे के मुकाबले, तो या तो फिर आप किसी से उधार मांगेंगे या जैसा आप कह रहे हैं लोन लेंगे, और वो अपने आप में नया स्ट्रेस है, वही एक डेट ट्रैप बन जाता है। हाँ। तो डेट ट्रैप है क्या कि आपने प्लान नहीं की और अचानक कुछ खर्चा आ गया, तो यू हैव टू बोरो, देयर इज चॉइस ही नहीं है, फिर बोरो। मतलब एक अच्छी खुशहाल हैप्पी लाइफ के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा एक ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए जहां आपको झटके पड़ सकते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है, यही बात दर्शकों को समझाने की इसका थी एक कि कोट क्यों- था विपिन, सॉरी आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, हमने कहीं पे सुना भी था, साथ में ही हम थे, कि लोगों की लाइफ में जो खुशी होती है वो सबके रीजंस शायद सेम है, खुश होने के रीजंस सेम है, लेकिन दुखी होने के जो रीजंस है ना वो सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस में उल्टा है कि इन्वेस्टमेंट को जब आपका रिटर्न कमाता है वो सबके रीजंस अलग अलग है, क्योंकि आपने अलग अलग तरीके से प्लानिंग, लेकिन दुख या लॉस का रीजन एक ही होता है कि आपने प्लानिंग नहीं की। नहीं, अच्छी बात है ये। तो एक तो ये है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। दूसरा ये है कि शायद ज़्यादा प्लान तरीके से करेंगे तो जो आप लोग आके बताते हैं कि गोल्स बनाइए, आप अलग अलग लक्ष्य, तो भाई आप बेहतर घर खरीद पाएंगे, गाड़ी खरीद पाएंगे, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग करा पाएंगे और तमाम चीज़ें, घूमना फिरना, तो एक बेटर मैनेजमेंट। अब सवाल ये उठता है कि 2 तरह के लोग हैं, जो तो शायद कहीं मिडवे होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में, आज उनकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, हो सकता है कि उनके जीवन में अभी ये मौका ही ना आया हो, स्टार्ट कर रहे हो। जेनजी की हम बात कर लें, यंगस्टर्स की हम बात कर लें, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा जीवन में आगे निकल गए लेकिन अभी तक किसी कारण से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाए हैं। 2 सवाल, एक आपके पास, जेनजी को जितना, जैसे हर्ष जी ने कहा, जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर है। क्या इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में आप ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर सकते हैं? जी बिल्कुल विपिन, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला हमारा जो रूल या थंब रूल वो यही होता है कि स्टार्ट अर्ली। इसमें अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1000 रुपये भी समझ लो हर महीने, व्हाटएवर, अगर आपको हर महीने करना है या लमसम करना है, लेकिन जल्दी, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट में, वो टाइम के साथ आता है। हम बोलते हैं ना टाइम इज मनी, वो यहाँ पे एक्चुअल होता है। तो भले ही आपके पास 10 साल होंगे लेकिन आप उसमें 10,000 भी हर महीने करेंगे ना, पर जिन्होंने 1,000 से शुरुआत की होगी 30 साल के पहले, वो आपसे ज्यादा होंगे, ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो एक तो बात ये हो गई टू स्टार्ट अर्ली। आपके पास ज़्यादा कठिन सवाल, जिनसे वो बस मिस हो गई, किसी कारण से वो नहीं कर पाए, 35 साल 40 साल की दरमियानी उम्र में आ गए, क्या उनके लिए बहुत लेट हो गया, या आज भी अगर वो एक शुरुआत कर दें 2025 से तो बहुत कुछ बदल सकते हैं? विपिन जी देखिए, जब आप शुरू करें वो दिन सही है। अब जो हो गया, आपने मान लीजिए 10-20 साल पहले कोई भी कारण से नहीं कर पाए, आपके जो सिचुएशन करियर में जहाँ थे, आपके खर्चे थे या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप वो सब पूरी करने में आपके टाइम निकल गया,
और अब जाके आप मान लीजिए 35 45 की उम्र में आए हैं, जब आपको लगता है कि मेरे पास पैसे बचे हैं, क्या कारण है आपको ये बोलने के लिए मैं अभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पिछले 10-20 साल नहीं किया तो मैं अभी भी शुरू नहीं करूँगा। सो आप अभी से शुरू कर रहे हैं, आज आपको नॉलेज मिली तो आप आज से शुरू करें। ये कंप्लेन करके मैंने पहले नहीं किया तो अभी भी नहीं करूँगा, आई थिंक इट इज़ नॉट इवन अ कॉन्वर्सेशन पॉइंट। तो जब आपको समझ आए तब से आप उसे इम्प्लीमेंट करें, दैट इज़ गुड। तकलीफ और बोलते हैं ना मिस्टेक क्या होती है, एक बार करने से मिस्टेक नहीं होती, जो आप दूसरी बार करते हैं उसे मिस्टेक कहते हैं। सो जब आपको नॉलेज मिल गई और फिर आपने एक्ट नहीं किया तो उसको डिले कहते हैं। राइट। डिले इसको नहीं कहते मुझे पता ही नहीं था तो मैंने किया नहीं, सो दैट इज़ नॉट डिले। नॉलेज और ज्ञान आने के बाद फिर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो उससे गलती कहेंगे। सो आज आपको ऐसे लगता है कि आपको 2025 से शुरू करना है तो प्लीज़ अभी से शुरू करें। ठीक है, जो फायदे आपको पहले मिलने थे वो थोड़े कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर। एग्जैक्टली Right. नहीं करने का कोई कारण नहीं है। राइट। तो मित्रों, अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई डिले नहीं हुई है, कोई लेट नहीं हुआ है। जिनके लिए वक्त है उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी बात है कि 2025 से आप अच्छा बना लेंगे। और जो लेट भी हो गए, जिन्हें लगता है कि यार बहुत आगे आ गया जीवन में, अब क्या ही कितना हो पाएगा, नहीं, आपके लिए अभी भी देर नहीं हुई है। 2025 आपके लिए टर्न अराउंड ईयर हो सकता है फाइनेंशियल टर्म्स में। राइट। अब शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से की जाए? कमाई से, बचत से, निवेश से? कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होगा? आई थिंक तीनों ही चाहिए, क्योंकि आपकी जो इनकम है, जो कमाई है, उसमें से आपके ज़रूरी जो भी खर्चे हैं, जैसे ईएमआईज हैं या जो घर चलाने के खर्चे, उसको निकालने के बाद जो आपकी सेविंग है, जो जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो आई थिंक तीनों एक साथ काम होता है। लेकिन इसमें एक और आता है जो हमारा लग्जरी एक्सपेंसेस या एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हम कहते हैं, लोग उसके बाद सेविंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर पहले करना है, सेविंग पहले करना है और एंटरटेनमेंट रूल है इसके लिए? यही है, हम बोलते हैं कि 50-30-20 एक फॉर्मूला है। 50% एक्सपेंस, 30% एंड 20% इज नीड एंड वांट्स में आपको वो देखना है, एंड जो लास्ट का 20% है उसको सेविंग करना है। लेकिन मेरे हिसाब से हर इंसान की जो सेविंग मेंटालिटी है वो डिपेंड करती है उनकी फैमिली ट्रेडिशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, या ये चीज़ एक जेनजी या मिलेनियल जो भी है, आप देखेंगे कि लोगों की इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी जो है वो फैमिली ट्रेडिशन से चलता है, ना ही ट्रेंड से। तो मेरे हिसाब से इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ट्रेंड के साथ चले। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्रॉपर्टी से कमाया होगा, या फिर उन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी होंगी, तब इंटरेस्ट रेट्स अच्छे थे, वही जब पास ऑन होता है एक जनरेशन में तो उनको बिलीव ही नहीं आता है कि भाई नहीं, कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो ये जानना जरूरी है कि ट्रेंड क्या है। आज ट्रेंड क्या है? इंटरेस्ट रेट्स इतने हैं, दूसरी जो ऑर्गेनाइज चीजें हैं जहां पे आपको रिटर्न्स बेटर मिल सकते हैं, तो यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। ठीक है। और ये क्रिप्टो वगैरह से दूर रहना है। तो दो बातें समझ में आई। एक तो आपको बचत करना जरूरी है। सिंपल शब्दों में 100 रुपए कमा रहा हूं तो एटलीस्ट 20 रुपए तो निकाल दूं, और खर्चे करने से पहले निकाल दूं, रादर देन कि खर्चों के बाद सोचूं कि अब 20 बचे कि 15 बचे, 20 पहले हटा दूं। और दूसरा, उनको कहां डालना है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा पूजा जी बता रही हैं कि बहुत सारे लोग ट्रेडिशनली ड्रिवन होते हैं, रियल स्टेट में कर दूं, गोल्ड खरीद लूं, लेकिन अब जो आज जिस वक्त में हम खड़े हैं वो 20 रुपए का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है? विपिन जी, इसको है ना आपको बहुत पर्सनलाइज्ड वे में उसे बनाना पड़ेगा। आई टेल यू व्हाई। अब एक इंसान है मान लीजिए जो 25 साल के हैं और उनके कलीग हैं वो भी 25 ईयर्स के, दोनों 25 साल के हैं, दोनों एक ही पोस्ट पे हैं, एक ही कमाई कर रहे हैं। अब एक इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 5 साल बाद उन्हें अपने घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। मान लीजिए उनकी बहन की शादी के खर्चे करने हैं, और दूसरे हैं जिनको 25-30 साल तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसों की। तो क्या दोनों के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा? नहीं, क्योंकि एक इंसान की रिक्वायरमेंट अलग है, दूसरे की लाइफस्टाइल और रिक्वायरमेंट्स अलग है। सो इन्वेस्टमेंट प्लान जब आप बनाएं तो ये नहीं देखें। सो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि मेरे कॉलीग्स ये कर रहे हैं तो मैं भी वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना देखा उन्होंने पैसे बनाए तो मैं भी बनाना चाह रहा हूँ। सो पर्सनल फाइनेंस जो वर्ड है वो बहुत पर्सनलाइज्ड है। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में क्या है, आपका कंफर्ट किधर है, उस लिहाज में आपको शुरू करना पड़ेगा। आप अगर किसी को और को देखते हुए करेंगे तो यकीन मानिए 9 out of 10 टाइम्स यू विल मेक अ मिस्टेक। तो और दूसरी बात क्या है ना कि कोई भी चीज़ आज हर एक इंसान के पास ना बेसिक कॉमन सेंस होता है। बेसिक कॉमन सेंस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियली एक जीनियस होना है फिर इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करने के लिए, लेकिन भगवान ने हमें सबको एक बहुत अच्छा चीज़ दी है, वो कॉमन सेंस। हमें कभी भी कोई चीज़ को हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए है कि नहीं है। एक गट फील होती है कि भाई ये मुझे समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा।
तो जो चीज़ फिलहाल समझ में नहीं आती उसे मत करिए। ओके ओके, सिंपल रूल है, व्हेन इन डाउट किक इट आउट। ठीक है, उसको अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, प्रॉमिसिंग लगता है, समझने की कोशिश करिए। सही इंसान से राय लीजिए। आप किससे राय लेते हैं वो ज़रूरी है। ओके आप अगर क्रिकेट खेलने की कोचिंग अगर आप महेश भूपति से लेंगे तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। राइट ओके, सो आपको समझना है कि जवाब कौन दे रहा है, मैं आंसर किसे मांग रहा हूँ। मैथ्स के सम्स आप अगर साइंस टीचर से सॉल्व करवाएंगे आप ही गलत होने वाले हैं। सो किससे आप राय ले रहे हैं वो देखिए और अपना कॉमन सेंस लगाइए। ट्रस्ट मी, कॉमन सेंस में आदमी को पता चल जाता है मेरे लिए है कि नहीं है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डाउट है बट आई वांट टू स्टार्ट, छोटी रकम से शुरू करें। ओके ओके, ऐसे आप करेंगे 6 महीने 7 महीने आप अगर कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे जम रहा है कि नहीं जम रहा है, निकल जाओ। फोमो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है आज की तारीख में कि मेरे नेबर ने इतना पैसा कमा लिया, शेयर मार्केट में नई गाड़ी आ गई, ये आ गई, तो मैं भी शेयर मार्केट में लगा दूं पैसे बिना समझे। सो दैट इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो इसको बहुत पर्सनलाइज रखिए, सिंपल रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेट ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। पर्सनल फाइनेंस को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा पैसे बनाएंगे। ओके जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे आप उतने पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो उस सिंप्लिसिटी में कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें फिर? जैसे हर्ष जी ने एक उसके पीछे का फिलॉसफी बता दी कि आपको करना क्या है, बट एक्शन क्या होगा? जी मेरे हिसाब से ना एसेट एलोकेशन चाहिए। एसेट एलोकेशन मतलब सिर्फ आप इक्विटी या स्टॉक्स में ना डालें, आप डेट भी रखें, मतलब जो हम फिक्स डिपॉजिट्स कहते हैं। सो एसेट एलोकेशन किस बेसिस पे करना है, जैसे इन्होंने कहा पर्सनल, हर इंसान, अब जैसे मैं एक एसेट एलोकेशन बताऊंगी तो वो हर इंसान के लिए किस हिसाब से उनको चूज करना है, उनकी एज, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उनके गोल्स कितने दूर हैं, अभी जैसे 1-2 साल के अंदर है तो किस तरीके के एसेट में डालना है। तो आपने कह दिया, गोल शब्द आ गया, तो आपके कहने का मतलब है पहले आपको पता होना चाहिए कि पैसा मैं बचा क्यों रहा हूँ। यूं नहीं कि मैं सिर्फ बचाता जा रहा हूँ, बचाता जा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे बचा के इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। जी वो जरूरी तो है। ये पता होगा ना मेरी एज क्या है आज, मेरा रिस्क कितना है और मेरा गोल क्या है, मुझे 2 साल 5 साल 8 साल या 15 या 20 साल कहाँ जाना है। हर इंसान को ये सारे गोल्स उनकी पूरी लाइफ टाइम में आने वाले हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, घर खरीदना, सब कुछ। तो ये डिवाइड हो गया। अब जो लंबा गोल है उसको आप इक्विटी चूज करो। इक्विटी में 2 ऑप्शंस है, एक है डायरेक्ट स्टॉक्स में आप डालो या तो फिर म्यूचुअल फंड ले लो। डायरेक्ट स्टॉक्स जैसे इन्होंने कहा अगर नॉलेज है तो जाओ, नहीं तो दूर रहो। तो जाओ। आजकल ये DIY है या फिर फोमो है, नहीं मुझे भी ये स्टॉक में से इसने इतना कमाया मैं भी यही स्टॉक में डालूंगा, अरे उनकी टाइमिंग अलग है। सो समझना जरूरी है। आज नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या प्रोडक्ट चूज कर रहे हो। बाकी इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर है, वो काम कर रहे हैं आपके लिए। हर महीने एक डेडिकेटेड अमाउंट डाल दो, लॉन्ग टर्म, पीछे बैठ जाओ आराम से, बैक सीट पे वो ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा है मिड टर्म, जो हम बोलते हैं बैलेंस, जिसमें आप FD भी चूज कर सकते हैं, जिसमें डेट फंड्स भी हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो भी चूज कर सकते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ गया, NPS आ गया, या लड़की है तो गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि, ऐसे तरीके के काफी प्लान्स हैं। लेकिन कितना प्रोपोर्शन में डालना है वो अगेन डिपेंड करता है। एंड लास्टली एकदम इमरजेंसी या कंटिंजेंसी, हर साल ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हर साल हेल्थ के लिए खर्चा अलग से बचाते हैं, हर साल के लिए एक कंटिंजेंसी इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हैं, हर साल खर्चे होते हैं, जो सेकंड पूरा हाफ है एक साल का सिर्फ खर्चों से भरा है। अब हर फेस्टिवल जो है वो जून से लेकर दिसंबर में सिर्फ खर्चे हैं। सो उसकी प्लानिंग जो 1 साल की होती है ना विपिन, वो हम एक कंटिंजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड का नाम देते हैं, बट टेक्निकली उसको आप लिक्विड फंड या फिर RD डाल सकते हैं या फिर आर्बिट्राज डाल सकते हैं। अब इन सब फंड्स का जो चुनाव है वो हर इंसान को अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से करना है कि भाई अगर मैं 30% में हूँ तो कहाँ मेरे टैक्स को मैं और बचा सकता हूँ, और मेरी टैक्स लायबिलिटी इतनी नहीं है तो मैं शायद यहाँ करूँगा तो मेरे रिटर्न्स इतने आएंगे। सो इसकी समझ अगर आप खुद रखते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली किसी एडवाइजर के साथ या एक्सपर्ट के साथ बैठे। एंड इन सब में आपने इन्वेस्टमेंट तो चूज कर लिए कि चलो लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, ये हो गया, रिस्क हो गया, सब कुछ, लेकिन इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप तो कोई भी एज में ले। मुझे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बोल रहे, एक ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि ये बात वाकई थोड़ी गहरी महीन है। आप इन पे जितने आप बात करेंगे उतना कम है, हम शायद इसको आधे घंटे में समेट भी ना पाए, लेकिन रोज तो आप सुनते ही हैं CNBC आवाज़ पर। आज थोड़ा सा एक आपको एक्स्ट्रा डोज देने की कोशिश है। तो एक छोटा ब्रेक के बाद इंश्योरेंस की भी बात, और वो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप 2025 में ज़रूर करिएगा ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी जहां खड़ी है वहां से आगे बढ़े। शुरू नहीं हुई है तो एटलीस्ट शुरू हो जाए। छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 बड़ी बात।
खास सीरीज देख रहे हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और आज आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बातचीत हो रही है। पूजा जी, हर्षवर्धन जी दोनों हमारे साथ हैं। काफ़ी सारी बातें ब्रेक से पहले हमने की, उसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको थोड़ा हिलाएं, थोड़ा वो करें, और अब कुछ टेक्निकल बातों पे आते हैं कि एग्जैक्टली और करना क्या है। कुछ चीज़ें आपने ब्रेक से पहले बोली, अब आप दोनों से मैं कुछ टिप्स लेना चाहूँगा ताकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो एग्जैक्टली वो 1 या 2 या 3 चीज़ें जो भी आप सजेस्ट करेंगे ज़रूर शुरू करें 2025 में। हर्ष जी, क्या वो 2-3 काम हैं जो करना ही चाहिए अगर आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को या तो शुरू करना है या बेहतर बनाना है? पहले तो आप एक पूजा जी जैसी कोई अच्छी एडवाइजर से कंसल्ट करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, और उनके पास टाइम ना हो तो हर्ष जी के पास आ जाए। पहले जैसे मैंने कहा कि आप किससे राय लेते हैं वही आपका रास्ता तय करेगा। ओके, सो पहले तो क्योंकि हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हर कोई अपनी फील्ड का है। आप जब शुरू करेंगे, अगर सही तरीके से शुरू करेंगे तो जो गलतियां करने के बाद वापस चेंज करना पड़ता है ना, वो टाइम आपका बच जाएगा। राइट। तो एक अच्छे एडवाइजर की सलाह लें ताकि एक रोड मैप बनेगा आपका। दूसरा, जितना हो सके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक ऑटो मोड में रखें कि ऑटो डेबिट हो रहा है। अगर आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कुछ करना है तो वो हमेशा कभी ना कभी रह जाएगा। right. अगर आप ऑटोमेटेड, जैसे SIP आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो हर महीने वो 1 तारीख को डेबिट हो जाएगा। सो ऑटो मोड में डालें तो वो आपके लिए बेटर होगा। दूसरी चीज़ कि आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। आप शुरू बड़े जोश से कर लेंगे, लेकिन अगर आप पूरा जो प्लान बनाया है उसे पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होना। दवाई का भी एक कोर्स होता है, आपको ठीक लगने लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको 2-3 दिन के जो दवाई है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तीसरी चीज आपको रखना है कि आप एसेट एलोकेशन पे फोकस करेंगे, ना कि आज की तारीख में सिर्फ रिटर्न्स को चेस करेंगे। पता चला आपने ये प्रोडक्ट अच्छा है तो यहाँ जमा किए जा रहे हैं, फिर दूसरा लगा तो यहाँ निकाल के वहाँ डाल रहे हैं। नहीं, आपको एसेट एलोकेशन पे फोकस रखना है और रिटर्न्स को चेस नहीं करना है। आपके जो इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह हैं उसको रिव्यू करिए, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान रखिए और उसको प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंस देके उस पर फोकस रखिएगा। इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज ना खरीदें। अपने दोस्त और रिलेटिव्स को ऑब्लाइज करने का नहीं टाइम है। ठीक है, 2025 में ये काम नहीं करेंगे। एक रेजोल्यूशन ले लीजिए कि मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदारों को ऑब्लाइज करने में कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें, वो नहीं करना है आपको। और आखिरी बात कि आप अननेसेसरी खर्चे नहीं करेंगे। अननेसेसरी मैं नहीं कह रहा हूँ खर्चे ना करें, पैसे हैं, कमाएं, आप अपने आप में एंजॉय करें, लेकिन सिर्फ डिसाइड करिए कि क्या सिर्फ आप किसी को इंप्रेस करने के लिए इंस्टाग्राम की रील्स के लिए बना रहे हैं वो खर्चा कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन शो ऑफ के लिए आपको खर्चे नहीं करने। आपके पैसे प्लीज यूज इट वेरी जुडिशियली। वेरी। पूजा जी, देखिए मेरे हिसाब से एक्सपेंस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, लेकिन एक्सपेंस मैनेजमेंट आपको खुद को करना। जो हर्ष जी कह रहे हैं, यस, कि आपको 3-3 महीने के हिसाब से एक्सपेंसेस जो है खुद के जो आउटफ्लोज है उसको मैनेज करना है, क्योंकि वो हम कभी ध्यान नहीं देते। राइट। सेकेंडली ये सोचना है कि आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट जो है 6 to 7% भी, अगर मैं 7% पकड़ के चलूँ, 7% के नीचे अगर आपका पैसा कहीं पे भी पड़ा है तो आप लॉस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 लाख रुपए भी सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो आपका दिन का 10 रुपए का लॉस जा रहा है। ये ध्यान में रखें। तीसरी बात, क्रेडिट कार्ड लिमिट्स जो है ना विपिन जी, वो बहुत मिसलीडिंग हो जाती है एक इंसान के लिए, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं 1 लाख से शुरू होती है, फिर आपकी स्पेंडिंग्स और सब ज्यादा होती है तो वो लोग बढ़ा देंगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो आपको लगता है मेरे पास बहुत ज्यादा मस्त सा एक प्रोविजन है। लेकिन 30% से ज्यादा अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिमिट यूज की तो आपके सिबिल स्कोर पे अफेक्ट होगा। ये लोगों को पता ही नहीं है और वो करते जाते हैं। चौथी बात मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने तभी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के पहले, क्योंकि अगर एक हॉस्पिटलाइजेशन आ जाएगा ना, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी तभी चली जाएगी। एंड एट द सेम टाइम जो लोग वर्किंग है वो लोग सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। 60 के बाद कौन देने वाला है? राइट। और तब जब आपके पास ये सब बीमारियां आ जाएंगी, दवाइयां आप लेंगे BP वगैरह की, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। किसी ने दे भी दिया तो प्रीमियम आप नहीं भर पाएंगे। एग्जैक्टली। एंड हेल्थ इंश्योरेंस ना विपिन जी लेते हैं काफी लोग तो 5 लाख 10 लाख। प्लीज आजकल 25-50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पर्सनल एक्सीडेंट और क्रिटिकल इलनेस, इनको ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ एंड लास्ट मेरे हिसाब से अगर मैं उसको शॉर्ट में कहूँ तो हर इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अल्टीमेट गोल। वो कैसे होगा? आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो तो टेक केयर हो रही है, बट एट द सेम टाइम्स आपके डेट्स जो हैं
उसको आपको क्लियर करते जाना है डेट फ्री। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान जो पैदा होता है या जो फैमिली में शुरुआत करता है उनके पास बहुत पैसा है घर खरीदने के लिए, बच्चों के लिए, खुद की शादी के लिए, सबके लिए। सो आप जो पैसा बना रहे हो एंड साथ में लोन्स ले रहे हो, उस लोन्स को किस तरीके से मैनेज करना है, जितना जल्दी आप डेट फ्री हो सकते हैं वैसे ही आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की राह पे जाना है। चलिए, तो बहुत अच्छे टिप्स हैं आप दोनों की तरफ से, और अगर इसमें से एक या दो भी, क्योंकि 4-4 5-5 आपने बताया, लेकिन अगर आप एक या दो टिप्स भी फॉलो कर जाएंगे तो आपके अंदर एक वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आना शुरू होगा धीरे धीरे, या आपको लगेगा कि भाई ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं कर रहा था तो करने लगेंगे, और अगर कर रहे हैं तो और बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि जैसा हर्ष जी ने कहा कि सिर्फ कर लेने भर से काम नहीं चलेगा, उसको एक डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ाना होगा, वक्त वक्त पर देखना होगा, सही तरीके से करना होगा, गलती करने की भी गुंजाइश नहीं कि करी फिर वापस लौटे फिर गए। पैसा है, एक बार गया वापस आने में बहुत वक्त लगता है। और साथ में ये जो इंश्योरेंस वाली चीज़ें हैं, मतलब आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ, अगर वहाँ पर आप फंसे तो फिर बहुत लंबा आपको प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और उसी तरह की 2-4 चीज़ें, तो ये जो वित्तीय आपके समीकरण है, अगर इनको थोड़ा बिठाएंगे नए साल में तो आप जीवन में हर तरह के तनाव से मुक्ति पाएंगे, एक बेहतर हेल्थ पाएंगे, खुश रहेंगे ज़्यादा, जो शायद आजकल हम सब जगह ढूंढते हैं कि हाँ, हाउ टू बी हैप्पी, तो उसके एक तरीके ये भी है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, हर्षवर्धन जी। आई थिंक अगर यहाँ से हमारे दर्शकों ने, जिन्होंने भी आज का कार्यक्रम देखा, वहाँ से एक स्टेप भी अगर आगे बढ़ाया तो हम मानेंगे कि 2025 हमारे लिए भी सफल होगा और उनके लिए तो अच्छा ही होगा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स।